गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 3 अगस्त 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता में साझेदारी। हम जानेंगे कि सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व होता है और सत्ता में साझेदारी आखिरकार होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब देखो यहाँ लिखा है कि सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। देखो वर्ल्ड के ज़्यादातर जितने भी कंट्रीज़ है बेटा, वो सारे के सारे जितने भी जो देश हैं उनके अंदर क्या है, कई तरह के लोग रहते हैं। मतलब कई जाति के, कई धर्म के, कई रंगों के लोग रहते हैं। और इस तरह से क्या होती है, उनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एक तरह से उस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन पाएंगे पूरी तरह से। तो इसीलिए कि सत्ता के अंदर साझेदारी का काफ़ी महत्व हो जाता है। यहाँ लिखा भी है, सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण लेंगे या बेल्जियम के एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरह से सत्ता में साझेदारी दी जाती है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59 यानी कि 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% जो आबादी है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। देखो दो भाषा के यहाँ पे लोग हैं बेटा। एक आधी भाषा क्या होती है, यानी लगभग 60% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, और जो 40% है वो फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी जो ब्रुसेल्स है में 80% जो आबादी वो फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% जो आबादी है वो डच भाषी है। तो देखो राजधानी यानी कैपिटल के अंदर बिल्कुल उल्टा है, यानी 80% क्या है यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और बाकी जो 20% है वो डच बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दे रखा है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध, पैसे वाले रहे हैं और ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है बेटा, देश के अंदर जो अगर हम बात करें तो डच बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे, पर अगर हम बात करें उसकी कैपिटल की यानी राजधानी की, तो ब्रुसेल्स के अंदर जो डच बोलने वाले लोगों की संख्या क्या थी, सिर्फ 20% थी। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि आधे जो देखो अगर पूरी कंट्री का हम एग्जांपल लें तो पूरी कंट्री यानी कि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पूरी के पूरी बेल्जियम की। तो पूरे बेल्जियम में कम से कम 60% क्या थे, आपको देखे थे ना, हमने लिखे थे 50% क्या थे, डच बोलने वाले लोग थे और 40% थे हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोग। पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो 80% थे फ्रेंच बोलने वाले लोग और 20% थे डच बोलने वाले लोग। अब इसी तरह से इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से होता है तनाव होना, टेंशन वाला होना, मतलब कि हाँ ये तुम इतना ज़्यादा तुम तरक्की कैसे कर रहे हो, समृद्ध कैसे हो। तो उनके आपस में झगड़े, आपस में लड़ाई होती रहती थी। इसके चलते यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उन्होंने क्या करा, सत्ता में साझेदारी करी, यानी कुल मिला के उन्होंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में। यहाँ लिखा भी है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। ठीक है, इसी को समझने के लिए आपको देखो यहाँ पे जो भी कंट्री है उसने चार बड़े बड़े संशोधन करे अपने संविधान के अंदर, और जिससे क्या हो सके, उनके देशों के अंदर उनके देश में जितनी भी जनता है वो आपस में क्या समझ, अपने आप को समान समझ सके। ठीक है, बाकी लोगों के बराबर समझ सके। अब वो कौन कौन से वो जो थे मतलब संशोधन थे वो देखो इसमें यहाँ लिखा है। जो पहला संशोधन ये किया कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, यानी जो केंद्र सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हो चाहे डच बोलने वाले लोग हो, दोनों की संख्या समान कर दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। देखो तो क्षेत्रीय सरकार जितनी भी थी, मान लो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसकी पावर को बढ़ा दिया गया, कुल मिला के बात ये है, और बाकी जो केंद्र सरकार की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी ब्रुसेल्स के हम बात करें बेटा, वो कैपिटल है, तो वहाँ पे दोनों में अलग अलग सरकार है और दोनों समुदाय में क्या है, बिल्कुल समान लोगों को लिया गया है। इसके अलावा सामुदायिक सरकार का निर्माण करवाया गया। इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के
पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ होती है। सामुदायिक सरकार मतलब जो मान लो आप जैसे डच बोलने वाले तो उन्होंने अपना सामुदायिक सरकार बना ली, फ्रेंच बोलने वालों ने अपनी अलग सामुदायिक सरकार बना ली। अब इनका चुनाव क्यों कौन करता है? इनका चुनाव वहीं के लोग करते हैं। मान लो जो डच बोलने वाले लोग हैं वही क्या करेंगे, अलग चुनाव करेंगे, और फ्रेंच बोलने वाले लोग अलग चुनाव करेंगे। तो इस तरह से जो वर्कशीट है बेटा हमने ये बस इसमें ये समझा है कि सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि इक्वालिटी की वाली फीलिंग आ सके, समानता की फीलिंग आ सके। अगर समान फील ही नहीं करोगे आप अपने देश में रह के, तो आप देश का विकास में योगदान कैसे दे पाओगे। इसलिए सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी लोगों को क्या करे, समान फील कराएं, यानी समान अधिकार सभी लोगों को मिले। यहाँ देखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला लिखा है कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं। अब देखो पूरे बेल्जियम की बात करी गई है, क्या वो फ्रेंच है, क्या वो डच है, क्या वो जर्मन है, क्या वो अंग्रेजी है। तो हम सबसे ऊपर हमने पढ़ा था बेटा 60% क्या थे बेटा, यहाँ पे डच भाषी लोग थे। तो इसका आंसर है डच। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा बी, यानी कि डच पे आपको टिक करना है। उसके बाद देखा सेकंड क्वेश्चन भी देखो, वो यहाँ पे देखेगी कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था। देखो नहीं था यहाँ पे दे रखा है। तो देखो पहला दे रखा है कि क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई। ये तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हाँ ये अच्छी बात थी। और सामुदायिक सरकार का प्रावधान भी था, ये भी सही था। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, ये नहीं, जो सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी, क्योंकि वहाँ के जो सामुदायिक सरकार को बनाने का जिम्मा था ना, वो वहाँ के समुदाय का था। मतलब डच का अलग समुदाय और जो फ्रेंच बोलने वालों का अलग समुदाय था, तो उन्हीं पे जिम्मा था उनको चलाने का। तो राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, वो बिल्कुल उस पर टिक करना है। ठीक है, तो ये क्या उठाया गया मतलब बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था। तो इस तरह से जो सही विकल्प पे टिक करना था हमें 1 और 2, ये बिल्कुल सिंपल सा था। आगे हमें कुछ लिखना नहीं है, बस हमें समझना है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कि किस तरीके से जितना भी जो भी चाहे सरकार हो उसके अंदर सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है। ये सब हमने इसके अंदर सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारे वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।